चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। और इससे पहले आपको पता ही है रेलेवेंस आपका कितना है पीवाईक्यूज़ में। तो 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, व्यूज़ पे और सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइन टू लाइन डिट्टो जो है मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ, और ऐसा लाइन टू लाइन आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। दी ओशन वाटर इज डायनेमिक। अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ओशन वाटर के बारे में, किसकी सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल आप इक्वेटर पे जाएंगे, कैनरी करंट आपकी चल रही है, कहीं से लैब्राडोर करंट आ रही है, और वहाँ पर देखेंगे अलग अलग कंडीशंस हैं आपकी, जहाँ पर रिवर्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अरेबियन सी हो गया, वहाँ पे कम रिवर्स जाती हैं तो वहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी, क्योंकि जो वाटर है यहाँ पे अब ठंडा पानी है। एक जगह आप देखेंगे जो पानी है वो गर्म है, एक जगह आप देखेंगे ठंडा पानी है, तो उससे भी उसके टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, सैलिनिटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। और वैसे एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया है कि जैसे 2 ग्लास पानी ले लीजिए, अब एक में 1 चम्मच डाल दिया आपने इसमें नमक, और सेम इसमें 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब दोनों में बराबर नमक है, लेकिन एक को धूप में रख दीजिए और एक को यहीं अपने पास रखे रहिए, तो इसमें इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा तो आधा ग्लास हो गई। अब आधा ग्लास में आपका 1 चम्मच नमक है, या थोड़ा बहुत नमक जो है उसके साथ एवेपोरेट हो गया होगा। पर यहाँ पर एक में अभी आपके पास 1 चम्मच नमक है, और इसको अब आधा पानी क्या कीजिए, फेंक दीजिए। अब इसमें आधा पानी है, इसमें भी आधा पानी है, लेकिन इसका आधा पानी फेंक दिया है, इसके साथ वाला जो सॉल्ट है वो भी चला गया, लेकिन इसका जो सॉल्ट है वो बहुत कम मात्रा में गया, एकदम माइन्यूट माइन्यूट क्वांटिटी में गया है। तो इसका मतलब इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी एवेपोरेट हुआ है, उसने जो है सॉल्ट को कहा भाई साहब हम आपको लेके नहीं जा सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, हमको जाने दीजिए। वो स्वच्छंद निकल गया वाटर पेपर बन के, और उसने सॉल्ट को छोड़ दिया है। लेकिन ये दूसरा वाला पानी है, ये तो चिपके हुए हैं दोनों, तो ये गिराएंगे तो दोनों गिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि आपका सन है, मून है, एंड विंड्स इन्फ्लुएंस करती है मूवमेंट ओशन वाटर का। अब कहीं से विंड आ रही है, विंड विंड जो है सरफेस से जाएगी, सरफेस से जाएगी तो उस पर ड्रैग क्रिएट करेगी। आपको हवा लगती है, आप ऐसे कहीं खड़े होते हैं, खूब तेज हवा चल रही है, तो देखिए आप आगे पीछे होते हैं ना, आपका कपड़ा आगे पीछे होता है, क्यों? क्योंकि एक फोर्स ला रही है, एक फोर्स ला रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तभी तो। अगर कोई फोर्स ही ना होगी तो हवा ऐसे निकल जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर आपको हिला सकती है तो पानी को तो आप ऐसे फूंक देंगे वो भी हिल जाता है। आपको फूंक दे आप हिलेंगे नहीं, लेकिन आप हवा में हिल जाते हैं। तो मतलब विंड का फोर्स इतना तेज होता है कि वो पानी को ऐसे अपने साथ बहा के लेके जाता है, कहता है चल भाई चल। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशंस, और यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन होता है कॉमन इन ओशन वाटर बॉडीज़। तो ओशन वाटर बॉडीज़ में जैसे कि नीचे ऊपर गर्म हो गई तो नीचे से जो ठंडी होगी, जो ठंडी है, अब गर्म हुई, हवा उसको बहाई तो नीचे से अपवेलिंग हो जाएगी। वो भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। द हॉरिजेंटल मोशन रिफर्स टू द ओशन करेंट्स एंड वेव, और जो हॉरिजेंटल मोशन होता है उसको हम ओशन करंट या वेव कहते हैं। जैसे हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड कहते हैं, वैसे हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, ओशन करेंट्स कहते हैं। करंट की फॉर्म में जा रही है, या फिर ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में जा रही है, ठीक है। या तो वेव्स कहेंगे, या तो हम क्या कहेंगे, करेंट्स। द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू टाइड्स, और जो वर्टिकल मोशन है यानी ऊपर जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है, एक तो आगे गई, एक इसका ऊपर होना मतलब जल स्तर ऊपर होना। तो आपने टाइड्स का नाम सुना होगा। टाइड्स होती हैं लो टाइड्स, हाई टाइड्स। यानी अगर समुद्र के किनारे आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि वो एकदम नीचे पानी है, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पूरी रात आज बिताने वाले हैं, आप वहीं कैंप वैम्प लगा लेते हैं। फिर सामने क्या होता है, पता चलता है रात में इतनी लहर आई, आपको भी बहा ले गई, आपके कैंप को भी बहा ले गई, आपका सारा सामान डूब गया। आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, क्योंकि आपका एक दोस्त बताया था कि यहाँ मत रुको, टाइड भी आ सकती है। बोले टाइड वाइड मेरा क्या कर लेगी? तो टाइड वाइड आपका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आपने लाइफ जैकेट पहनी थी, पर आपका सामान चला गया। फिर हेलीकॉप्टर वगैरह से या फिर स्टीमर से आपको निकाला गया, तो यहाँ पे आपकी टाइड हो गई। तो आई कैसे पानी? पानी सीधा सीधा आई है, लेकिन जब उसका जल स्तर थोड़ा बढ़ा है, आप ऊपर थे तब जल स्तर ऊपर गया। इसका मतलब कौन सा मूवमेंट हुआ? ऊपर। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब आगे जा रही है, यानी वहां पे दोनों मूवमेंट हो गए, एक तो आपकी तरफ भी आई और एक ऊपर भी आई। तो एक साथ दोनों काम करता है। ऐसा नहीं होता कि आगे बढ़ रही है जल स्तर तो रुक जा, रुक 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 रुक,
अभी मुझको ऊपर जाना है, ऐसा थोड़ी होता है, वो आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ आपको ये सोचना पड़ता है दोनों फिनोमेना एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर कहीं पे पानी है, अब ऐसे उसको ऊपर जाना है तो रुक जाएगा, रुक जा, लहर वहर सारी रुक गई, अब लहर ऐसे रुक जाएगी। कभी आपने लहर रुकते देखा है? फिर कहेगी मैं ऊपर जाऊंगी, अब मैं चलूंगी, स्टार्ट, स्टॉप, प्रोसीड, ऐसा नहीं होता। तो वो ऐसे जाएगी, ये यूं, इस प्रकार से। तो ओशन करेंट्स आर कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन। यानी फ्लो होता है किसका? ह्यूज अमाउंट वाटर का एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वाइल जो कि वेव्स होती हैं, वेव्स आर हॉरिजेंटल मोशन ऑफ वाटर। ओशन करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का, लेकिन जो वेव्स होती हैं वो हॉरिजेंटल मोशन को बताती हैं कि इसका हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है। और जो करंट होती हैं वो करंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएंगी, एक साथ जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी। और एक जो वेव होती है हॉरिजेंटल मोशन करती है, यानी करंट भी एक हॉरिजेंटल मोशन ही करने वाली आपकी है। तो ऐसी होती है, वो भी एक वेव ही है, करंट भी एक वेव ही होती है, लेकिन करंट उसे कहते हैं जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगी और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलती है कि भैया आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, सब चलिए, ठीक है। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशन करेंट्स। और जो पानी है वो ओशन करेंट के फॉर्म में आगे जाता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह। वाइल वाटर इन वेव्स डज नॉट मूव। लेकिन जो वाटर होती हैं, वेव्स होती हैं, वो मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका काम आगे जाना है, वो गई जहाँ गई, वो जा करके अब वो करंट का फॉर्मेशन करेंगी, फिर सारी मिल करके एक जगह जाएंगी। तो ये चीज़ बता रहा है। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो है वेव अलग चीज़ है, करंट अलग चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ नहीं, बस ये सब ऐसे बताने के लिए। बट द वेव ट्रेन्स मूव अहेड। लेकिन जो वेव की ट्रेन होती है, आगे वही चीज़ कह दिया, वेव ट्रेन्स यानी वेव्स की ट्रेन्स मूव अहेड, सब मिल करके करंट बनती हैं, करंट बन के आगे बढ़ती हैं। फिर द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन ओशन एंड सीज। तो राइज और फॉल अब ये किसकी किसकी वजह से होता है? ये तो आप पढ़ ही हैं, टाइड्स होता है किस वजह से, obvious सी बात है, कमेंट करके बताइए। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून, खुद ही बता दे रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन ऑफ सन और मून, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे अर्थ पे लग रही है उसकी वजह से हो रहा है, बल्ज क्रिएट होता है ना, उस वजह से। द ओशन वाटर इज रेस्ड अप एंड फॉल डाउन। जो वाटर लेवल है वो 2 बार, ट्वाइस अ डे, यानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस, जो अपवेलिंग होगी सब सरफेस से, एंड सिंकिंग ऑफ वाटर और ऑल्सो फॉर्म वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन करंट। तो अपवेलिंग भी, अपवेलिंग का मतलब मैंने आपको पढ़ाया लास्ट वीडियो में, और आपकी सिंकिंग जो होगी, यानी एक जगह सिंकिंग होगी तभी तो अपवेलिंग होगी, तो ये चीज़ है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये भी एक वर्टिकल मोशन है आपके ओशन वाटर का। अब वेव्स की बात करते हैं। वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, नॉट द वाटर एज सच। वेव होती है एक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ से फूंक मारे तो पानी के ऊपर से ऐसे विंड गई तो उसने एक एनर्जी प्रोवाइड करी, जिसके साथ सारे ऊपर वाले जो सरफेस वाले पानी है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहेंगे हम भी होली हैं आपके संग, तेरे रंग में रंग जाऊं, और उसी के रंग में वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो वेव क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक। ये विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस, जो कि ओशन की सरफेस के ऊपर चलती है। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज अ वेव प्रोसेस। तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल होते हैं, वही बताया ना मैं आपको, वाटर जो ऊपर वाले हैं, फिर कहेंगे चलिए मैं भी चलता हूँ, तो वो स्मॉल सर्कल्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। विंड एनर्जी, फिर विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स। अब ये जो विंड है ना, यही एनर्जी देती है वेव्स को। विंड कॉजेज वेव टू ट्रैवल इन ओशन, और यही ट्रैवल करती है, ट्रैवल करने का कारण बनती है ओशन में। एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन शोर लाइन्स। और फिर अब यहाँ से गए तो अब ऐसे 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 जा रही एक लहर जा रही है ऐसे 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 हवा के साथ। अब ये यहाँ पे ऐसे कॉन्टिनेंट है, अब जब ऐसे कॉन्टिनेंट पे टकराएगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे एनर्जी लेके आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। हो सकता है सुनामी बन के आए, ये भी हो सकता है कमी हो तो थोड़ा आगे जाएगी, और या फिर जो नॉर्मल कंडीशन है ऐसे देखेंगे, ऐसे जाएगी, ऐसे लौट आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। ये तो आपने देखा ही होगा। द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टैग्नेंट डीप वाटर। जो मोशन है, द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट द स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशन। और ये ऊपर वाली है ना, कभी कभी सेल्डम ही ऐसे
अफेक्ट करती हैं। बाकी नीचे वाले जो हैं ऐसे बैठे रहते हैं, ये सारी प्रोसेस ऊपर ऊपर होती रहती है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं बीच पर, कहाँ के बीच पर? आप खड़े हुए हैं मुंबई के बीच पर, या फिर नॉर्थ या साउथ में कहीं पे बीच पे खड़े हुए हैं। अब वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके सामने एक वेव आ रही है, लेकिन वो टाइट वगैरह नहीं है, वेव है। फिर आप खड़े हो जाते हैं, अब वेव आई, आपके पैरों को छुई और फट से वापस भाग गई। तो उसमें ऐसा कहीं आपको लगा कि ये जो वेव है ये डीप वाटर भी अपने साथ लेके आई होगी? वो तो सरफेस वाटर है, सरफेस से आई है, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यही होता है कि ऊपर वाली जो होती हैं वो ऐसे आती हैं वेव, और आपको छू के ऐसे चली जाएंगी। मानिए उसके अंदर एक एनर्जी थी, आपके पास तक आई, और हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। आप ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि घर भर लेके भाग गई आपका, अगर कैंप लगा के रखें तो वैसे भी हो सकती है, जिसको सुनामी कह देते हैं। एज अ वेव अप्रोचेस टू द बीच, जैसे ही बीच पर वो आती है इट स्लोज डाउन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर। जैसे ही अब वो सरफेस के पास आने लगेगी, तो जैसे अभी अभी यहाँ है, ये मान के चलिए आपका कोस्ट है। अब यहाँ जब ये हवा है, इसको ऐसे बताता हूँ मैं। अब जैसे ये आपका लैंड हो गया, ठीक, और यहाँ तक आपने पढ़ा कि अभी तक कॉन्टिनेंटल यहाँ पे होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास होता है। अब ये आपका ओशन है। अब यहाँ से जब वेव आएगी, इधर 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 को आएगी, तो धीरे धीरे इसकी जो लेंथ है वो सैलोनेस है, सैलो होती जाएगी ना, जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी। अब जब डेप्थ कम होगी तो यहाँ तो पहले ऊपर के इतने वाले पार्ट जो आगे आसानी से सरक रहे थे, क्योंकि अगर आप जहाज से जाएंगे तो पानी में कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ सरकती है, या फिर आप जो है उसको ज़मीन पे सरकाएंगे तब ज़्यादा तेज़ सरकेगी। यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा पानी में, तो पानी में खूब बढ़िया तेज़ी से सरक रही है। लेकिन जैसे जैसे ये लैंड के नज़दीक पहुँचने लगेगी, वैसे वैसे डेप्थ कम होने लगेगी, लैंड आने लगेगा, यानी इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यानी जब फ्रिक्शन हमारा बढ़ने लगा तो इसकी स्पीड क्या होने लगेगी? स्लो होने लगेगी। और जितनी दूर ये लैंड पे जाएगी उतना तेज फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फिर ये अपनी एनर्जी लूज कर जाएगी, और वहाँ से क्या होता है कि ये धीरे हो जाती है। एंड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस, यही चीज़ कह रहा है, जब लेस होता है डेप्थ वाटर का, हाफ द वेवलेंथ, ठीक है, लेस देन हाफ ऑफ द वेव, और जब डेप्थ जो वाटर का है वो लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी वेवलेंथ, वेव की जो वेवलेंथ है उसका हाफ हो जाता है, वो वेव ब्रेक कर जाती है। द लार्जेस्ट वेव आर फाउंड इन ओपन सीज, और जो ओपन सीज हैं जहाँ के आसपास लैंड वगैरह नहीं है, उन ओपन सीज में हमें बड़ी से बड़ी लहर देखने को मिलती है। वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। अब पहले छोटी सी ऐसे चली, फिर वो धीरे धीरे उसको और आगे ले गई, और एनर्जी मिली, और एनर्जी ऐसे 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 उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो वही कह रहा है कि वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर, लार्जर लार्जर वेव्स बनती चली जाती हैं, एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड, विंड से एनर्जी ऐसे लेती रहती हैं और अपने खुद को ऐसे ऊपर बढ़ाती चली जाती हैं। फिर बात क्या आती है? मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वेव वो कॉज क्यों होती हैं? ऐसी विंड जो कि अगेंस्ट वाटर है। फॉर एग्जाम्पल अब इधर भी पानी जा रहा है, उधर भी पानी जा रहा है, तो उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा। विंड कब होगी? जैसे देखिए, अगर मैं इधर को जा रहा हूँ, ठीक, मैं इधर को जा रहा हूँ और मेरे साथ वेव भी इधर को जा रही है, ठीक, मेरे साथ अगर वेव भी इधर को जा रही है तो ये ऐसे सरकाएगी। लेकिन अब हवा इधर से आ रही है, वेव इधर की है, तो मेरे और इसके बीच संघर्ष होगा। मेरे और इसके बीच जब संघर्ष होगा तो वेव जो है उठने लगेगी, ऐसे ऐसे उठने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रंट आ रहा है, फ्रंट आ रहा है तो विंड ज़्यादा भारी होती है या वेव ज़्यादा भारी होती है? फिर यहाँ बात यही है, यही ये भी बात आ जाती है। तो आपकी वेव ज़्यादा भारी होगी तो वेव ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगी कि ऐसे किसी तरीके से मैं ऐसे ऐसे फिसल जाऊँ और ऐसे निकल जाऊँ, और ये भैया साहब अपने रास्ते चले जाएँ। लेकिन भाई साहब ऐसे 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 इसको दबाते चले जाते हैं, तो वेव की जो लेंथ है वो ऊपर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और मान लीजिए अगर इसी डायरेक्शन में ये भी जा रही है, इसी डायरेक्शन में ये भी जा रही है, तो कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो कुछ ऐसा हमारे सामने सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि वेव ऐसी फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे विंड ऐसे आ रही है, तो विंड ऐसे ऐसे ठेलती चली जाएगी इन दोनों के बीच, और ये चाहेगी ऐसे नीचे से मैं फिसल जाऊँ, लेकिन फिर ये इसकी लेंथ जो है वो ऐसी बढ़ती चली जाएगी और विंड इसको आगे लेता हुआ
चला जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं कि वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और हमारी विंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों जाएंगे। जब ये इसको ठेलेगा तो ऐसे ये भाग जाएगा ना, उसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, कोई भी रिटार्डेशन यहाँ पे नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऊपर जाने की जो बात होगी वो उतनी सही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट ऑफ द वेज आर कॉल्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर व्हेन अ ब्रीज ऑफ 2 नॉट्स, जब ब्रीज ऑफ 2 नॉट और लेस ब्लोज ओवर काम वाटर, 2 नॉट की अगर ब्रीज कोई है, हवा है, वो किसी काम वाटर के ऊपर से जाएगी, स्मॉल रिपल्स फॉर्म, तो छोटे छोटे रिपल्स वहाँ पे फॉर्म हो गए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी से पतीले में पानी ले लीजिए या फिर आप टाठी ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, उस पर ऐसे फूकेंगे तो वहाँ पे भी वेव्स फॉर्म होती हैं। तो ये तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। फिर एज ग्रो एंड ग्रो एज द विंड स्पीड इंक्रीजेस, और जितनी ज़्यादा स्पीड से करेंगे उतनी ज़्यादा वो ग्रो करेगी। अनटिल वाइट कैप अपीयर्स इन द ब्रेकिंग वेव, जब तक कि वहाँ पे वाइट कैप्स अपीयर नहीं हो जाते हैं। वेव में ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, वेव्स जो होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं बिफोर रोलिंग अशोर, यानी अशोर तक आते आते वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करते रहते हैं। ब्रेकिंग एंड डिजॉल्विंग एज सर्फ, कभी वो बनती हैं, अब देखिए रेजिस्टेंस मैंने बताया से ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस खत्म हुआ नीचे आ गई, फिर ऐसे रेजिस्टेंस हुआ और ऊपर 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 गई, फिर ऐसे नीचे आ गई। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे सर्फिंग आप देखें ना, सर्फर्स जो होते हैं वो वेव्स के साथ ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे नीचे आते आने लगते हैं। तो वो चीज़ से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्फर्स को देखा हुआ है। अब सर्फर्स क्या होते हैं, आप देखेंगे कि ऐसे वेव होती है, नीचे से बहुत ज़्यादा डीप लगेगी और बहुत डार्क लगती है, लेकिन ऊपर देखेंगे तो ऐसे वाइट वाइट सी नज़र में आने लगती है, यानी वहाँ से पतली होने लगती है, रिपल रिपल ऐसे नज़र में आएगा, जो कि ये आपको पहले भी बता चुका है, रिपलिंग इफेक्ट उसमें क्रिएट होने लगेगा, यानी वो थोड़ी सी इधर उधर सी ऐसे, जैसे आपकी उंगलियां हैं, फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे ऐसे होगी, तो वह वाइट वाइट सी लगने लगती है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो वही वाइट कैप जो कि अभी आप लोगों ने आगे पढ़ा तो उससे रिलेटेड है। अब वेव्स साइज क्या होती है, एक वेव की साइज एंड शेप रिवील इट्स ऑरिजिन, कि उसके ऑरिजिन के बारे में बताता है, शेप एंड साइज। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा होगी तो, क्योंकि स्टीप वेव्स आर फेयरली यंग, और जो स्टीपर होती हैं वेव्स वो यंग होती हैं, यंग वंस, एंड आर प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड्स, और ऐसा हो सकता है कि वो लोकल विंड से फॉर्म हो, क्योंकि जैसे विंड्स आई उसने पाइल अप करना शुरू किया तो यहाँ पे स्टीप जो वेव्स हैं वो बनना शुरू हो गई। स्लो एंड स्टेडी जो वेव्स होती हैं ओरिजिनेटेड फार अवे प्लेसेस, वो दूर से आ रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो दूर से आएंगी तभी जो है वो बनी, फिर खराब हुई, फिर बनी, फिर तो ऐसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। अब पॉसिबली फ्रॉम अनदर स्फीयर, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे स्फीयर से आ रही है। स्फीयर मतलब नॉर्थ स्फीयर, साउथ स्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है कि साउदर्न हेमिस्फीयर से है। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, और मैक्सिमम जो वेव हाइट है वो स्ट्रेंथ किससे होगी डिटरमाइन, विंड की। अरे विंड की ऑब्वियस सी बात है, जितनी कैपेसिटी विंड में होगी, जितनी ज़्यादा तेज वो रेजिस्टेंस देगी, जितना ज़्यादा वो बहाने की कोशिश करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप मुझे धक्का दे रहे हो, ठीक है, आप मुझे धक्का देते चले जा रहे हो, धक्का देते चले जा रहे हो, मेरी साइज बढ़ रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी साइज बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, आप अनलिमिटेड थोड़ी हो। पर मेरे पास तो अनलिमिटेड पानी है, मेरे पास तो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर है, एंड आई कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ वॉल, मैं हज़ारों किलोमीटर की दीवार बना सकता हूँ, आप में दम है तो बनवा के दिखाओ। तो आप ऐसे धक्का देते चले जा रहे हो, मुझे पानी मिलता जा रहा है, पानी मिलता जा रहा है, मैं ऊपर 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 ऊपर, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ये स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और मैं ऐसे छपाक से गिर पड़ूंगी। तो वही वेव्स होती है, एक टाइम ऐसा होता है ऐसे छप से गिर पड़ती है, कहती है आजा अब मिल ले, ठीक, फिर स्केप करके अपनी विंड वो अपना स्केप करके इधर उधर से निकलती है, कहती भैया हमको छोड़ो, हम किसी दूसरे को देखेंगे, फिर आगे जाएगी, फिर यही सेम प्रोसेस होगा, यानी हैसियत तक अपनी उसको उठाता है, उसके बाद वो जब उसकी ताकत से दूर हो जाती है तो झट्ट से ग्रेविटी उसको अपने पास खींच लेती है और वेव जो है अपने साथियों के साथ खो जाती है समंदर की गहराइयों में। आगे चलिए, दैट इज हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में वो जा रही है, किस एरिया में ब्लो कर रही है। वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रस्ट वेव्स डाउन। वेव्स ट्रेवल इसलिए करती हैं क्योंकि विंड पुश करता है वाटर बॉडी को इन इट्स कोर्स, उनकी डायरेक्शन में, लेकिन जो ग्रेविटी है वो पुल करती है क्रस्ट को नीचे की तरफ। अब वेव है, अब यहाँ पे इस फिगर में समझिए, देखिए
ये है आपके ट्रफ राइजिंग और ये आपके ट्रफ राइजिंग। अब ये जब ये राइज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, ये डाउन करेंगे तो यहाँ से जाएंगे एक साइकिल क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ से डाउन हुए तो यहाँ से एक साइकिल क्रिएट करते हैं। अब ये जो वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ ये जा रही है, ये क्या चाहेगी कि मेरे साथ जो वेव है वो भी चल जाए, लेकिन जब इतनी ऊपर उठी ना तो फिर इसकी हैसियत के बाहर हो गई, तो इसको ग्रेविटी ने खींच लिया, सबको बोला मेरे पास आ जा मेरे पास। फिर ये पाइलअप होकर यही प्रोसेस होता रहेगा और ये धीरे 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 थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि थोड़े को तो आगे लेके जा ही सकता है। आप अगर किसी चीज़ को फूंक मार रहे हो, हवा है आपके अंदर, पावर है, तो कितना भी हो, कितना भी ग्रेविटी खींच ले, कुछ तो आगे जाएगी, थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। और वो तो ओशन है, वहाँ तो बड़े बड़े एयर मासेस हैं, एयर चल रही है, हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो बड़ी चीज़ों को लेके जाएगी। जब आप फूंक मार के इतना सा पानी ऐसे ऐसे आप ग्लास से पानी गिराइए और ऐसे फूंक मार दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा पानी आगे की तरफ बह जाएगा ना, बहेगा कि नहीं, गिरेगा। और वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, तो वहाँ तो थोड़ा आगे जाएगा ही। तो वही चीज़ ये कह रहा है, द फॉलिंग वाटर पुशेज द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड। और जो फॉलिंग वाटर, जो गिरने वाला है, ये ट्रफ को थोड़ा अपवर्ड भेज देगा, तो एक ऐसी साइकिल चलती रहेगी। यहाँ से ये देखिए, ये आई ऐसे, ये गई, फिर ये आई, फिर ऐसे ऐसे ठेलती रहेगी, ऐसे ऐसे ही आपकी विंड आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। वेव्स टू न्यू पोजीशन, अब उनकी नई पोजीशन हो जाएगी। द एक्चुअल, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर, और एक्चुअल मोशन उनका सर्कुलर होने लगेगा। इट इंडिकेट दैट थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड, और इसलिए थिंग्स कैरी अप यानी नीचे से ऊपर जाती हैं, फिर आगे जाती हैं, एज वेव अप्रोचेस, जैसे वेव आगे आगे बढ़ती रहती है, एंड डाउन एंड बैक व्हेन इट पासेस, और जैसे वो निकल जाती है फिर ऐसे नीचे आती है, डाउन ना, देखिए यहाँ पे डाउन एंड बैक, फिर डाउन आएगी, बैक जाएगी नीचे से, फिर ऐसे आगे जाएगी, फॉरवर्ड आएगी, फिर डाउन आएगी, फिर ऐसे एक सर्कल उसमें चलता रहता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कहते हैं, वेव क्रेस्ट एंड तरफ दो चीज़ होती है। द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव्स ऑल कॉल्ड क्रेस्ट, यानी जो हाईएस्ट होता है और जो लोएस्ट पॉइंट होता है आपकी वेव का, उसे क्रेस्ट कहते हैं। एंड थ्रफ, यानी हाईएस्ट वाले को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट वाले को कहते हैं क्रेस्ट और लोएस्ट वाले को कहते हैं थ्रफ। ये देखिए ऊपर वाला क्रेस्ट है, ये देखिए ऊपर वाला क्रेस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख करके इजली समझ सकते हैं। वेव हाइट क्या होती है, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ अ ट्रफ टू द टॉप ऑफ अ क्रेस्ट इज अ वेव, इज अ क्रेस्ट ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ वेव, यानी उसे ही वेव हाइट कहते हैं। क्या, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्रफ, ट्रफ के बॉटम से, यानी यहाँ आपका ट्रफ है तो ट्रफ के बॉटम से जो आपका हाईएस्ट है वहाँ तक जो आपको देखने को मिल जाती है वर्टिकल डिस्टेंस, वही इस वेव की क्या होगी, हाइट होगी। वेव एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज 1/2 ऑफ द वेव्स हाइट। वेव एम्पलीट्यूड जितनी वेव की हाइट होगी, यानी ऊपर देखा हाइट, उस हाइट का जो 1/2 होगा उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव पीरियड क्या होता है, इट इज मेरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट को पास करेंगे और आपको पता है कि मल्टीपल यहाँ पे वेव्स बन रही, क्रेस्ट बन रही हैं और ट्रफ्स बन रही हैं, यानी एक ऐसी जो साइकिल चल रही है, तो इनके बीच, इनके बनने के बीच एक जो टाइम इंटरवल है वही उसका वेव पीरियड है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे धीरे धीरे चल रही है, धीरे 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 वेव्स धीरे धीरे बढ़ रही है, खूब तेज से आई, खूब तेज की प्रोसेस हो रही है, तो वेव क्या होगी, तेज हो गई। वेव लेंथ की बात करते हैं, इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल मतलब सीधी सीधी डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे क्रेस्ट जो है, ये देखिए ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, एक ये क्रेस्ट है और एक ये क्रेस्ट है, ये दोनों सक्सेसिव क्रेस्ट, सक्सेसिव क्रेस्ट मतलब ये बन चुकी हैं ना, तो ये फेल नहीं हुई, तो इस वजह से इनके बीच में ही जो इनकी डिस्टेंस है वही कह रहा है। आगे आइए, ठीक, इनको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। वेव स्पीड की बात करते हैं, वेव स्पीड क्या होती है, इट इज द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स, और ये नॉट्स के हिसाब से होती है। और आपको पता है कि समुद्र में जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, लैंड में हमारी माइल्स या फिर किलोमीटर्स में, वहाँ नॉटिकल माइल्स चलता है, तो ये आपकी नॉट्स में देखने को मिलेगी। वेव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ सेकेंड टाइम
1 सेकेंड टाइम इंटरवल, यानी कितनी वेव्स, कितनी बार ऐसे ऐसे करके वेव्स जो हैं कहाँ से गुजर रही हैं, इसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में इतनी इतनी दूरी में, 1 सेकंड में 100 मीटर में इतनी वेव्स इतनी बार ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ी तो 50 बार किया तो 50 हो गया, 100 बार किया तो 100 हो गया, ये है। अब टाइड्स की बात करते हैं। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस। जो पीरियोडिक राइज या फॉल होता है सी लेवल में, चाहे एक बार हो या 2 बार हो दिन में, मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, जो कि अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी सन की या मून की, उसे हम कहते हैं टाइड्स। ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मेटेरियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से मूवमेंट हो रहा है वाटर का, यानी विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज। इसे क्या कहते हैं? सर्जेस। इसको सर्जेस कहते हैं। सर्ज आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स, और ये टाइड्स की जैसे रेगुलर नहीं होते। क्यों टाइड्स रेगुलर क्यों होते हैं? रेगुलर इसलिए होते हैं क्योंकि सन आएगा, रेगुलर सी बात है, ये तो होगा ही। मून आएगा रात में, ये तो रेगुलर सी बात है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे जो विंड है वो आती भी है, सीजनल होती है, कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पर भी डिपेंड करती है, कभी कभी डाइवर्ट भी हो जाती है, तो ये आपकी रेगुलर नहीं होती हैं। तो द स्टडी ऑफ टाइड्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली एंड टेम्पोरली। तो यहाँ पे जो टाइड की स्टडी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशियल होती है, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर सब बिखरी पड़ी रहती है, टेम्पोरल होती है एंड इट हैज़ ग्रेट वेरिएशंस इन फ्रिक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट। और इनकी फ्रिक्वेंसी में, इनकी मैग्नीट्यूड में और इनकी हाइट में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हो सकता है आज 2 बजे आप मुंबई के बीच के किनारे बैठे हुए हैं दोपहर में, और 2 बजे आप क्या देखते हैं कि अचानक से खूब बड़ी वेव आती है, आपसे टकरा जाती है। लेकिन अगले दिन 2 बजे आप बैठ के आते हैं और उस दिन देखते हैं वेव ही आपके पास आ ही नहीं रही, वो तो दूर ही रुक गई है। ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेजर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो इसमें मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है एट अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी ज़्यादा इम्पैक्ट मून का पड़ता है, और कहीं ना कहीं कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेजर एक्सटेंट मतलब कम मात्रा में ग्रेविटेशनल पुल आपके सन का भी पड़ता है, आर मेजर कॉजेज फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। यानी अगर इसको एक नंबर पे रखना हो, किसको रखेंगे हम? मून को रखेंगे या सन पे रखेंगे जो कि कॉज करते हैं आपकी टाइड्स को? सन को रखेंगे ना। क्यों मून को रखेंगे? क्योंकि ये कह रहा है कि मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। पढ़िए ऐसे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट इधर उधर करके कि आप देखें ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आर द मेजर कॉजेज फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक दूसरी फैक्टर भी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हमने कहाँ पढ़ा हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। विच इज़ द फोर्स दैट एक्ट टू काउंटर बैलेंस ऑफ ग्रेविटी, और एक ऐसी फोर्स है जो कि बैलेंस करती है ना, किसको? ग्रेविटी को काउंटर करती है, ग्रेविटी को। टुगेदर द ग्रेविटेशनल pull and centrifugal force are responsible for creating two major tidal bulges on the earth। और ग्रेविटी के साथ जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्रिएट करती है 2 मेजर टाइडल बल्जेस अर्थ पर। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था बल्जेस होती है ना, तो ऐसे आपकी अर्थ है तो यहाँ पे ऐसे बल्जेस क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे लगेगा पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, भाग रहा है पानी, तो इसको बल्जेस कहते हैं। ठीक है। ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून, जो साइड अर्थ की फेस कर रही है मून को, द टाइडल बर्ज ऑकर्स, जो टाइडल बर्ज है वो ऑकर करती है। वाइल ऑन द अपोजिट साइड, दो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून, क्योंकि यहाँ पे दो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून इज लेस, वो लेस होती है और फर्दर अवे होती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइडल बल्ज करती है। यानी कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये अर्थ है तो इधर ज़्यादा बल्ज हो गया, इधर कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, दोनों तरफ बल्ज होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो जब इसका बल्ज भारी हुआ तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि इस साइड भी वो लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा, जब यहाँ पे बढ़ा तो दोनों साइड बढ़ेगा, एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक तरफ आपका मून जो है वो खींच रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिर द टाइड जनरेटिंग फोर्स, जो टाइड जनरेटिंग फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस,
और जो टाइड जनरेटिंग फोर्स होती है इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो अंतर होता है वो टाइड जनरेशन के ऊपर होता है, टाइड जनरेशन का होता है। इसका मतलब क्या है कि द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है मून का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो इसमें मेन कारण कौन है, आपका मून है जो खींच रहा है। फिर जब वो खींच रहा है तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी अपना इम्पैक्ट डाल रही है, और उस साइड में दोनों एक दूसरे के अपोजिट की तरफ यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पुल और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली मून जो है वो नियरेस्ट है, अट्रैक्शन फोर्स उसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसका फोर्स ज़्यादा होगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, एंड सो देयर इज अ नेट फोर्स कॉजिंग बल्ज। तो यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट होगा। तो ये देखिए ये आपका बल्ज क्रिएट हो रहा है इस साइड में, ये देखिए टाइडल बल्ज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आपकी फोर्स इस साइड में थी। ये इधर नीचे आएंगे तो ये देखिए टू रिजल्टेंट टाइडल फोर्सेस, यहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है, ये वाला देखिए। आइए इधर चलते हैं हम, ठीक। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, और अगर हम अपोजिट साइड देखेंगे अर्थ के तो द अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस, तो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स उधर था नहीं, क्योंकि इधर तो एक साइड मून है और उधर क्या है, उधर कोई फोर्स नहीं है। एज इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द मून, क्योंकि वो तो मून से बहुत दूर है ना, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डोमिनेट, तो उस साइड कौन सा डोमिनेट करेगी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगी। तो यही चीज़ आपको बार बार कह के एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून, और इसलिए एक नेट फोर्स लगेगी जो कि मून से दूर की तरफ भागेगी। इट क्रिएट्स द सेकेंड बल्ज, और ये सेकेंड बल्ज को क्रिएट करती है टुवर्ड्स मून नहीं, अवे फ्रॉम द मून। ऑन द साइड ऑफ द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो जो हॉरिजेंटल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्सेस जनरेटिंग टाइडल वर्सेस, और इस वजह से जो हॉरिजेंटल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वर्टिकल फोर्सेस से, जो कि जनरेट कर रही हैं टाइडल बल्जेस को, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, मून और सन है यहाँ पे, और ये टाइडल बल्ज इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस साइड टाइडल बल्ज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये चीज़ यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक मून की वजह से हो रहा है और इस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है, फिर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो कुछ हमें जो रिजल्ट है वो ऐसा मिल रहा है। तो कितना अच्छा फिगर बनाया है आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से नन्हे नन्हे बच्चों जैसा बताया हुआ है। फिर द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो टाइडल बल्ज होगा आपकी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होगा उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर होगी। व्हेन टाइडल बल्जेस हिट मिड ओशनिक आइलैंड्स, और जब जो टाइडल बल्जेस हैं वो मिड ओशनिक आइलैंड को हिट करेंगे, दे बिकम लो, वो कम हो जाते हैं। द शेप ऑफ बेस एंड एस्चुरीज, जो शेप है एस्चुरीज की और वेज की अलॉन्ग अ कोस्ट लाइन, किसी कोस्ट लाइन के पास, कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड्स, किसी भी टाइड्स की इंटेंसिटी को बढ़ा सकती हैं। कैसे बढ़ा सकती हैं वो आगे देखिए। फनल शेप्ड बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड, अब मान लीजिए अब ऐसे कोई ऐसे टाइड जा रही है, बाढ़ जा रही है, अब यहाँ पे एक एस्चुरी ऐसे बनाई गई है, अब इसकी शेप जो है वो फनल साइड है, फनल की तरह है, फनल आपको कुप्पी पता है, तो जब ये खूब ज़्यादा फोर्स से पानी एक पतले रास्ते के थ्रू जाएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो वही चीज़ कह रहा है, फनल शेप्ड होगा तो ये चेंज द टाइडल मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। व्हेन टाइड इज चैनल्ड, जब टाइड चैनल होती है बिटवीन आइलैंड्स और इनटू बेस, वही जो मैंने आपको बताया एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड टाइडल करेंट्स, तो उनको हम टाइडल करेंट्स कहते हैं, और टाइडल करेंट्स से ही हम रीजनरेशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हो रही है। टाइड्स एंड वेज ऑफ फंडे कनाडा, एग्जाम्पल के लिए हम फंडे कनाडा को ले सकते हैं। द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड ऑकर इन द बे ऑफ फंडे, नोवा स्कॉटिया, स्कॉशिया, कनाडा, तो इस जगह हमें देखने को मिलती है।
जो टाइडल बल्ज होता है वो 15 से 16 मीटर होता है, बिकॉज दीज आर टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड्स एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाई टाइड होती हैं और 2 लो टाइड होती हैं। मतलब 15 से 16 मीटर का बल्ज होता है अगर आप स्पेस से देखेंगे। मतलब 15 मीटर आप सोच लीजिए कि इतना उधर जाएगी पानी और उतना ही दूसरे एंड में जाएगी। क्या बात है। देन अ टाइड मस्ट कंटेन विद इन अबाउट अ 6 आवर पीरियड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक लगभग 6 घंटे के अंतराल में होती है। एज अ रफ एस्टिमेट, रफ अंदाजा लगाएं तो टाइड रेजेज अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर से 1440 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 आवर, यानी 6 घंटे में है। तो ऐसे कैलकुलेशन करी गई है। फिर इफ़ यू हैव वॉकड डाउन अ बीच विद स्टीप क्लिप्स अलोंग साइड, अगर आपने कभी ऐसे किसी बीच पे आप गए होंगे जहाँ पे स्टीप क्लिप्स हों उसके बगल में है, यहाँ ऐसा कॉमन है बता रहा है। मेक श्योर यू वॉच दीज टाइड्स, यू वॉच द टाइड्स। तो आप ऐसा देखिएगा कि वहाँ पे आप गौर फरमाइएगा कि जो ये टाइड्स आ रही है ना, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इफ़ यू वॉक फॉर एन आवर, इफ़ यू वॉक फॉर अबाउट एन आवर, और आप वहीं 1 घंटे इधर उधर करेंगे, एंड देन नोटिस दैट द टाइड इज कमिंग इन, और अब जब आप नोटिस करेंगे टाइड आएगी, द वाटर विल बी ओवर योर हेड बिफोर यू गेट बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। तो 1 घंटे बाद जो टाइड आएगी ना, वहाँ आप देखेंगे फिर टाइड आपके ऊपर से निकल रही है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइड ही है। टाइप ऑफ टाइड, अब टाइड के टाइप्स क्या होते हैं। टाइड्स वेरी इन दियर फ्रिक्वेंसी, टाइड्स अपनी फ्रिक्वेंसी में, डायरेक्शन में और मूवमेंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेरी करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर्म टाइम टू टाइम, और टाइम टाइम से फॉर्म होते रहते हैं। टाइड में भी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन दियर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इन वन डे, यानी वो वेरियस ग्रुप में जो है बांटे जा सकते हैं। पहली क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इन वन डे या 24 आवर, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी 24 घंटे में कितनी बार वो ऑकर हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर बेस्ड ऑन दियर हाइट, या फिर उनकी हाइट कितनी है, कितने बड़े हैं, कितने विशालकाय हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सेमी डायurnal टाइड होती है एक, द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये, फीचरिंग 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड ईच डे, यानी यहाँ पर 2 हाई टाइड होती हैं और 2 ही लो टाइड होती हैं, और ये प्रोसेस एवरीडे होती है। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट, और ये जो सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स होती हैं दोनों ना, ये लगभग सेम सी हाइट की होती हैं। फिर डायurnal टाइड होती है, एक सेमी डायurnal है और एक डायurnal है। डायurnal में क्या है, देयर इज ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड। सेमी में 2 लग गया और डायurnal में सिर्फ 1 लगेगा, और ये हाई टाइड होगी और लो टाइड होगी ईच डे। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, और इनकी दोनों की भी जो हाइट होगी वो लगभग सेम सी होगी। मिक्स टाइड की बात करते हैं। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट, ऐसी टाइड्स जिनमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं उनकी हाइट में, उनको हम मिक्स टाइड कहते हैं। दीज टाइड्स जनरली ऑकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये जो टाइड होती हैं जनरली ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ऑकर होती हैं, एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन पर जहाँ ये हमें देखने को मिल जाएंगी। टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजिशंस, और एक ऐसी टाइड्स होती है टाइड्स जो कि सन मून और अर्थ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की ग्रेविटी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है तो पास में है, दूर में है, किस सिंक में है, क्या सन और मून एक साथ आ रहे हैं, क्या सन मून अपोजिट में है, क्या इधर से ये एनर्जी कर रहा है, उधर से वो अट्रैक्शन कर रहा है, तो कैसा क्या चल रहा है, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। तो ये डिपेंड करती है। द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, जो हाइट होती है राइजिंग वाटर का, वेरीज अप्रिसिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन, वो अप्रिसिएबली पोजीशन ऑफ सन के हिसाब से वो जो है डिपेंड करती है, एंड मून, और मून के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ की पोजीशन में। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, वही कह रहा है कि अर्थ के हिसाब से मून कहाँ है और फिर सन कहाँ है। ये आपकी अर्थ है, तो अब यहाँ से मून कहाँ है, सन कहाँ है, किस तरफ से कौन एनर्जी, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन फोर्स डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स कम अंडर दिस कैटेगरी, और इसमें आपकी स्प्रिंग टाइड आती हैं और नीप टाइड आती हैं। अब ये दोनों क्या होती हैं, ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं, द पोजीशन ऑफ, अब स्प्रिंग टाइड के बारे में बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन टाइड
हाइट, यानी जो रिलेशन होती है सन की और मून की अर्थ के रिलेशन में जो पोजीशन होती है उसका डायरेक्ट बियरिंग होता है टाइड की हाइट पर, यानी उसका डायरेक्ट असर पड़ता है टाइड की हाइट पर। व्हेन सन मून, जब सन और मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन द हाइट ऑफ टाइड विल बी हाइयर। और यदि जो हमारा अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ये सन हो गई, और तीनों एक डायरेक्शन में होंगी, तो ये दोनों पकड़ के एक साथ में खींचेंगे ना, तो इसके इफेक्ट होगा। या फिर यहाँ पे आपका पीछे पीछे हो गया ये, ठीक, तो ऐसा हो सकता है। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जो कि ऑकर होता है ट्वाइस अ मंथ, यानी एक महीने में 2 बार। वन ऑन द फुल मून पीरियड, एक फुल मून पीरियड के टाइम में, और अनदर ड्यूरिंग न्यू मून पीरियड, और दूसरा न्यू मून पीरियड के टाइम में होता है। यानी बीच में कभी अर्थ आ जाएगी, यहाँ पे मून होगा, यहाँ पे सन होगा, फिर या हो गया, फिर अर्थ हो गई, मून हो गया, सन हो गया, तो ऐसे ये हो सकती है, तभी तो एक लाइन में आएंगे। फिर नीप टाइड आती है आपकी। नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल, इनके बीच का जो इंटरवल होता है वो लगभग 7 दिन का होता है बिटवीन द स्प्रिंग टाइड्स एंड द नीप टाइड्स, यानी स्प्रिंग और नीप टाइड के बीच में। बाय दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स, और इस टाइम में जो सन और मून होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, समझ रहे हैं आप, राइट एंगल, और to each other, and forces of the sun and moon tend to counteract one another। और यहाँ पर फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ठीक। दो मोर देन द मून्स अट्रैक्शन, दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सन्स, लेकिन यहाँ पे यद्यपि जो मून की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो ट्वाइस होती है, किसके कंपैरिजन में, सन कंपैरिजन में, इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्सेज सच एज ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर वो उसको डिमिनिश कर देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अब ग्रेविटेशनल पुल का भी जो है एक समर्थन मिल जाता है। तो वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट, तो एक महीने में जब मून का जो ऑर्बिट है वो क्लोजेस्ट होता है टू द अर्थ, जिसको हम पेरिगी कहते हैं, अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स ऑकर, तो यहाँ पे हाई और लो टाइड ऑकर होती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्मल, और यहाँ पे जो टाइडल रेंज है यानी टाइड आने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद क्या होता है, व्हेन द मून इज फारदेस्ट, जब मून दूर हो जाता है अर्थ से, जिसको हम अपोजी कहते हैं, द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड। अब कोई चीज़ दूर जाएगी तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा, एंड द टाइडल रेंज आर लेस, तो यहाँ पे टाइड की रेंजेस जो है वो कम हो जाएंगी देन दियर एवरेज हाइट, आपकी एवरेज हाइट से। व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, और जब अर्थ जो होगा क्लोजेस्ट होगा किसके, सन के, जिसको हम पेरिहीलियन कहते हैं, अराउंड 3 जनवरी ईच ईयर में, टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर, तो यहाँ भी टाइडल रेंजेस बहुत ज़्यादा होंगी, विथ अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड्स, यानी यहाँ पर अनयूजुअली हाई टाइड्स भी आएंगी, अनयूजुअली लो टाइड्स भी आएंगी। अब रेंजेस का मतलब होता है डिफरेंस, कि कितनी हाई है कितनी टाइड लो है, तो ये होता है रेंज का मतलब। व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, फिर जब अर्थ फारदेस्ट होती है सन से, जिसको एफिलियन कहते हैं, 4 जुलाई ईच ईयर में आती है, टाइडल रेंजेस आर मच लेस देन द एवरेज, और यहाँ पे फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और टाइड कम हो जाती हैं, आपकी एवरेज से भी कम हो जाती हैं। और द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, और जो टाइम होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, जब वाटर का लेवल फॉल होता है, कहते हैं ना कि अगर समुद्र ऐसे अंदर लेने लगे तो आप समझिए अगर शेर कदम पीछे लेता है तो एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है, तो वही है, बाघ कदम पीछे ले रहा है अपना, और तूफान आने से पहले जो है खामोशी है। तो आप देखेंगे अगर सुनामी वगैरह आने लगती है ना, पहले एक बार स्विंग करती है, ऐसे 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 पानी बाहर जाएगा, फिर अचानक से आता है, फिर इसको हम क्या कहते हैं, एब कहते हैं। द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, व्हेन टाइड इज राइजिंग, जब टाइड राइज होती है, इट इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड, और जब टाइड बढ़ने लगती है तो इसको हम फ्लो कह देते हैं या कहते हैं फ्लड आ गया है। अब आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।